हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द डिफेंस टारगेट बाय संगम सर। आज का हमारा टॉपिक है पूर्व मध्यकाल, जो कि 800 से 1200 ईस्वी तक चला था। इसमें विभिन्न राजपूत वंशों का उदय हुआ। इस लेक्चर में हम कंप्लीटली देखने वाले हैं कौन कौन से राजपूत वंश अस्तित्व में आए थे, उनका सारा इतिहास को हम देखेंगे। तो अगर आप चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो लेट्स स्टार्ट अवर टॉपिक। पहला टॉपिक इसमें आता है राजपूतों की उत्पत्ति। तो कौन कौन से राजपूत अस्तित्व में आए थे उनको देखते हैं। राजपुत्र का शब्द का उपयोग किसके लिए किया जाता है? तो राजकुमारों के लिए किया जाता है। पूर्व मध्यकाल में सैनिक वर्गों तथा छोटे जमींदारों एवं सामंतों के लिए कौन सा शब्द प्रयोग किया जाने लगा था? तो राजपूत शब्द प्रयोग किया जाने लगा था। राजपूत शब्द संस्कृत के किस शब्द से विकृत है? तो राजपुत्र से निकला हुआ शब्द है ये। अब हम देखते हैं राजपूतों की उत्पत्ति के संदर्भ में विद्वानों का मत क्या क्या था, उसको देखते हैं। तो विदेशी विद्वानों के नाम और मत। तो कर्नल जेम्स टार्ट ने बोला है शक सीथियन थे ये। बी स्मिथ ने उनको हूड, शक और कुषाण का वंशज बताया है। देशी विद्वानों का क्या मत था, उसको देखते हैं। तो देशी विद्वान कौन कौन से हुए? गौरीशंकर, हरिश्चंद्र ओझा और सीबी वैद का मत था कि वो क्षत्रिय थे। वहीं दशरथ शर्मा, बी.एस. पाठक का मत था कि वो ब्राह्मण थे। कौन? राजपूत। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपके पास, राजपूतों की विदेशी उत्पत्ति का मत सर्वप्रथम किसने प्रतिपादित किया था? तो कर्नल जेम्स टार्ट ने किया था। फिर अगला क्वेश्चन आता है, अग्निकुंड सिद्धांत द्वारा राजपूतों की उत्पत्ति का वर्णन सर्वप्रथम किस ग्रंथ में मिलता है? तो चंद्रवरदाई कृत पृथ्वीराज रासो में अग्निकुंड से उत्पत्त राजपूत वंशों को बताया गया है। फिर आता है अगला क्वेश्चन आपके पास, अग्निकुंड से उत्पन्न कौन सी राजपूत जातियों का वर्णन मिलता है? तो परमार जाति का मिलता है, प्रतिहार जाति का मिलता है, चौहान और चालुक्य जातियों का वर्णन हमको अग्निकुंड से उत्पन्न राजपूत जातियों का वर्णन मिलता है। राजपूत के विशुद्ध भारतीय क्षत्रिय मानने वाले विद्वान कौन थे? तो गौरीशंकर, हरिश्चंद्र ओझा और सीबी वैद थे। नेक्स्ट है, बी.ए. स्मिथ राजपूतों की कौन सी विदेशी जातियों से उत्पन्न हुए? तो शक, कुषाण और ऊड जातियों से उत्पन्न हुए हैं। किस भारतीय इतिहासकार ने राजपूतों की विदेशी उत्पत्ति के मत का समर्थन किया था? तो डी.आर. भंडारकर ने किया था। फिर आता है अगला क्वेश्चन आपके पास, प्राचीन वर्ण व्यवस्थाओं के अनुसार राजपूतों की कितनी जातियों का वर्णन मिलता है? तो 36 जातियों का वर्णन हमको इतिहास में मिलता है इनकी। पाणिनि की अष्टाध्यायी में राजपुत्र शब्द का प्रयोग किसके अर्थ में किया गया है? तो राजन अथवा रक्षक के रूप में किया गया है। ठीक है। उत्तर मध्यकालीन साहित्य में राजपुत्र का शब्द का प्रयोग किस जाति के लिए किया गया है? तो क्षत्रिय जाति के लिए हमको राजपुत्र का वर्णन मिलता है। कल्हड़ की राजतंगनी में शाही परिवारों के उत्तराधिकारियों के लिए कौन सी संज्ञा प्रदान की गई थी? तो राजपुत्र की संज्ञा प्रदान की गई थी। फिर अगला क्वेश्चन आता है आपके पास, राजपूत काल को किस अन्य नाम से भी जाना जाता है? तो सामंत काल के नाम से भी जाना जाता है। सामंत का सर्वप्रथम वर्णन किस ग्रंथ में मिलता है? तो अश्वघोषकृत बुद्धचरित्र में सामंत का वर्णन मिलता है। राजस्थान के राजपूतों का वर्णन किसकी अपनी पुस्तक एनल्स एंड एंटिक्विटीज ऑफ राजस्थान में किया गया है? तो कर्नल जेम्स टार्ट ने इसके बारे में बताया गया है। अब यहाँ से हमारा पहला वंश स्टार्ट होता है राजपूत का। कौन सा वंश आया था? गुर्जर प्रतिहार वंश। तो इसको हम कंप्लीटली देखने वाले हैं। तो पहला क्वेश्चन बनता है गुर्जर प्रतिहार वंश से सर्वप्रथम गुर्जर जाति का उल्लेख कहाँ मिलता है? तो आप बताएंगे पुलकेशिन द्वितीय के ऐहोल अभिलेख में सर्वप्रथम गुर्जर जाति का उल्लेख मिलता है। फिर अगला क्वेश्चन आता है, किस अभिलेख में गुर्जर प्रतिहार को राम के भाई लक्ष्मण का वंशज बताया गया है? तो मिहिर भोज के ग्वालियर अभिलेख में गुर्जर प्रतिहार को राम के भाई लक्ष्मण का वंशज बताया गया है। फिर अगला क्वेश्चन आता है, गुर्जर प्रतिहार वंश का संस्थापक किसे माना जाता है? तो आप बताएंगे नागभट्ट प्रथम को गुर्जर प्रतिहार वंश का संस्थापक माना जाता है। फिर अगला क्वेश्चन आता है, किस गुर्जर प्रतिहार शासक को ग्वालियर प्रशस्ति लेख में मलेच्छों का नाशक बताया गया है? तो नागभट्ट प्रथम को मलेच्छों का नाशक बताया गया है ग्वालियर प्रशस्ति लेख में। फिर अगला क्वेश्चन आता है,
प्रतिहार वंश के मूल पुरुष हरिश्चंद्र को किस जाति का बताया गया है? तो ब्राह्मण जाति का बताया गया है। गुर्जर प्रतिहार के खजर जाति का वंशज मानने का सिद्धांत सर्वप्रथम किन विद्वानों ने प्रतिपादित किया था? तो कैंपबेल और जैक्सन ने प्रतिपादित किया था। नेक्स्ट है, उज्जैन के प्रतिहार वंश का पहला शासक किसे माना जाता है? तो आप बताएंगे नागभट्ट प्रथम को प्रतिहार वंश का पहला शासक माना जाता है। किस गुर्जर प्रतिहार शासक के शासनकाल में कन्नौज का त्रिपक्षीय संघर्ष प्रारंभ हुआ? तो वत्स राज के समय त्रिपक्षीय संघर्ष प्रारंभ हुआ था। कन्नौज के त्रिपक्षीय संघर्ष में किन किन राजवंशों ने भाग लिया था? तो प्रतिहार राजाओं ने भाग लिया था, पाल और राष्ट्रकूटों ने भाग लिया था त्रिपक्षीय संघर्ष में। ठीक है। नागभट्ट प्रथम जिनका शासनकाल 730 से 756 ईस्वी के पश्चात गुर्जर प्रतिहार वंश का शासक कौन बना था? नागभट्ट के बाद बना था कुक्कुर या देवराज बने थे? कौन? कुक्कुर या देवराज। तो वत्सराज के पश्चात गुर्जर प्रतिहार वंश का शासक कौन बना था? तो बताएंगे नागभट्ट द्वितीय बना था, जिनका शासनकाल 800 से 833 ईस्वी तक था। तो किस शासक ने कन्नौज को गुर्जर प्रतिहार वंश की राजधानी बनाई थी? तो नागभट्ट द्वितीय ने, जिनका शासनकाल 800 से 833 तक था, उन्होंने कन्नौज को अपनी राजधानी बनाया था। फिर आता है अगला क्वेश्चन, नागभट्ट द्वितीय ने अपनी महानता व पराक्रम को सूचित करने के लिए कौन सी उपाधि धारण की थी? तो परम भट्टारक, महाराजाधिराज, परमेश्वर की उपाधि किसने धारण की थी? नागभट्ट द्वितीय ने। कई बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है। किस ग्रंथ से ज्ञात होता है कि नागभट्ट द्वितीय ने गंगा नदी में जल समाधि लेकर अपने प्राणों को त्याग दिया था? तो चंद्र सूर्यकृत प्रभावक चरित में उन्होंने ये बात कही गई है। इस ग्रंथ में बताया गया है चंद्रप्रभ सूर्यकृत, ये लेखक हैं। और पुस्तक कौन सी है? प्रभावक चरित। प्रभावक चरित में नागभट्ट द्वितीय को क्या बताया गया कि गंगा में उन्होंने जल समाधि ले ली थी और प्राणों को त्याग दिया था। नागभट्ट द्वितीय के पश्चात गुर्जर प्रतिहार वंश का उत्तराधिकारी कौन बना था? तो नागभट्ट द्वितीय का पुत्र रामभद्र बना था, जिनका शासनकाल 833 से 836 ईस्वी तक चला था। रामभद्र के पश्चात गुर्जर प्रतिहार वंश का उत्तराधिकारी कौन बना था? तो आप बताएंगे मिहिर भोज प्रथम बने थे, जिनका शासनकाल 836 से 885। ये बहुत महत्वपूर्ण शासक रहे हैं मिहिर भोज। तो इनसे रिलेटेड क्वेश्चन आता है, मिहिर भोज के माता पिता का नाम क्या था? तो माता थी अप्पा देवी, पिता थे रामभद्र। फिर अगला क्वेश्चन आता है, गुर्जर प्रतिहार शासक मिहिर भोज ने कौन सी उपाधि धारण की थी? तो आदि बराह की उपाधि किसने धारण की थी? मिहिर भोज ने धारण की थी। आदि बराह, कई बार क्वेश्चन पूछा गया है, आदि बराह की उपाधि किसने धारण की? तो आप बताएंगे मिहिर भोज ने। फिर अगला क्वेश्चन आता है, मिहिर भोज की आदि बराह की उपाधि किस अभिलेख से पुष्टि होती है? तो ग्वालियर के चतुर्भुज अभिलेख से इसकी पुष्टि होती है। फिर आता है अगला क्वेश्चन आपके पास, मिहिर भोज को किस अभिलेख से प्रभास कहा गया है? तो दौलतपुर अभिलेख में मिहिर भोज को क्या बोला गया? प्रभास बोला गया है। मिहिर भोज के शासनकाल में कौन सा अरबी यात्रा में भारत की यात्रा की थी? तो सुलेमान ने भारत की यात्रा की थी। अरबों का घोर शत्रु किसे बतलाया गया है? तो मिहिर भोज को अरबों का घोर शत्रु बतलाया गया है। मिहिर भोज प्रथम को किस धर्म के अनुयायी थे? तो आप बताएंगे वैष्णव धर्म के अनुयायी थे मिहिर भोज। फिर अगला क्वेश्चन आपके पास आता है, मिहिर भोज प्रथम के समय दो प्रबल शक्तियां कौन कौन सी थी? तो आप बताएंगे पाल शासक देवपाल थे और दूसरे राष्ट्रकूट शासक ध्रुव थे। ये उनके समकालीन थे। नेक्स्ट है, मिहिर भोज प्रथम के पश्चात गुर्जर प्रतिहार वंश का शासक कौन था? तो महेंद्रपाल प्रथम बने शासक 885 से 910 ईस्वी तक। नेक्स्ट है, मिहिर भोज प्रथम के सिक्कों पर किसका चित्रण अंकित करवाया गया? तो वराह तथा सूर्य चक्र का चित्रण अंकित करवाया गया था मिहिर भोज के सिक्कों पर। नेक्स्ट है, संस्कृत के प्रसिद्ध कवि व नाटककार राजशेखर किस प्रतिहार वंशी शासक की सभा में निवास करते थे? तो आप बताएंगे महेंद्रपाल प्रथम तथा महिपाल प्रथम के दरबार में निवास करते थे। कौन? कवि व नाटककार कौन? राजशेखर। अलंकार शास्त्र पर लिखित राजशेखर का प्रसिद्ध ग्रंथ कौन सा है? तो काव्य मीमांसा है। राजशेखर ने क्या लिखा है? काव्य मीमांसा। फिर आता है नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास, कवि राजशेखर ने किस गुर्जर प्रतिहारक
पेचियार शासक को रघुकुल मुकुट मणि, रघुकुल मुक्तामणि तथा आर्यावर्त का महाराजाधिराज कहा है तो महिपाल प्रथम को ये उपाधियां धारण दी थी। नेक्स्ट है आपके पास महिपाल प्रथम 914 से 943 के शासनकाल में किस मुस्लिम यात्री ने भारत की यात्रा की थी तो अल मसूदी ने की थी 915 ईस्वी में। किसके शासनकाल में? महिपाल प्रथम के टाइम पर। कवि राजशेखर ने गुर्जर प्रतिहार शासक महेंद्र पाल को किन किन उपाधियों से विभूषित किया है तो आप बताएंगे सकला कला निलय, निर्भय राज और निर्भय नरेंद्र, रघुकुल तिलक, रघुकुल चूड़ामणि के उपाधियों से उनको सुशोभित किया था। किसको? महेंद्र पाल जी को। फिर आते हैं अगला क्वेश्चन आपके पास, कन्नड़ लेखक ने किस गुर्जर प्रतिहार शासक को गुर्जर राज की उपाधि से संबोधित किया था तो महिपाल को गुर्जर राज की उपाधि से संबोधित किया था। किसने? कन्नड़ लेखक। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है 9वीं शताब्दी में उत्तर भारत को राजनीतिक एकता के सूत्र में किन राजवंशों ने बांधा तो गुर्जर प्रतिहार राजवंशों ने उत्तर भारत को राजनीतिक एकता के बंधन में बांधा था। त्रिशक्तियों राष्ट्रकूट, पाल और प्रतिहार के आपसी द्वंद्व का केंद्रीय शहर कौन था तो आप बताएंगे कन्नौज था, क्योंकि कन्नौज में युद्ध हुआ था। गुर्जर प्रतिहार शासक राज्यपाल की हत्या के संदर्भ में किस चंदेल शासक को जिम्मेदार माना जाता है तो चंदेल शासक विद्याधर को जिम्मेदार माना जाता है। नेक्स्ट है महमूद गजनवी ने किस गुर्जर प्रतिहार शासक को पराजित किया था तो राज्यपाल त्रिलोचन पाल को पराजित किया था गजनवी ने। नेक्स्ट है गुर्जर प्रतिहार वंश का अंतिम शासक कौन था तो आप बताएंगे यशपाल थे। दूसरा है गुर्जर प्रतिहार वंश के पतन के बाद कन्नौज का शासन, कन्नौज पर किस वंश की सत्ता स्थापित हुई थी तो गहलवाड़ वंश की। किसकी? गहलवाड़ वंश की सत्ता स्थापित हुई थी। किस गुर्जर प्रतिहार शासक ने चक्रा युद्ध को पराजित कर कन्नौज को अपनी राजधानी बनाया था तो बताएंगे नागभट्ट द्वितीय ने अपनी राजधानी को चक्रा युद्ध को पराजित करके कन्नौज राजधानी बनाई थी। किसने? नागभट्ट द्वितीय ने। नेक्स्ट आता है मिहिर भोज प्रथम किन पाल राजाओं के समकालीन थे तो बताएंगे देवपाल तथा विग्रहपाल के समकालीन थे। दूसरा है मिहिर भोज प्रथम किन राष्ट्रकूट राजाओं के समकालीन थे तो अमोघवर्ष तथा कृष्ण द्वितीय के समकालीन थे। मिहिर भोज प्रथम के बाद गुर्जर प्रतिहार वंश का शासक कौन बना तो आप बताएंगे महेंद्र पाल प्रथम, जिनका शासन का 885 से 910 ईस्वी तक था। महेंद्र पाल प्रथम की माता का क्या नाम था तो आप बताएंगे चंद्र भट्टारिक था। क्या? चंद्र भट्टारिक। खुजराहो लेख चंदेल यशोवर्मन को क्या कहा गया है? खुजराहो लेख के चंदेल यशोवर्मन को गुर्जरों के लिए जलती हुई अग्नि के समान कहा गया है। गुर्जरों के लिए जलती हुई अग्नि के समान कहा गया है। किस शासक ने राजपूतों का संघ बनाकर गुर्जर शासक राज्यपाल को दंडित किया था तो चंदेल शासक विद्याधर ने दंडित किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है किस अभिलेख से पता चलता है कि चंदेल शासक विद्यासर के एक सामंत कछवा वंशी अर्जुन ने राज्यपाल पर आक्रमण कर उसकी हत्या कर दी थी तो दूबकुंड अभिलेख से इसकी जानकारी प्राप्त होती है। किससे? दूबकुंड अभिलेख से। फिर आता है अगला क्वेश्चन राज्यपाल के पश्चात दो उत्तराधिकारी कौन कौन हुए तो आप बताएंगे त्रिलोचन पाल हुए और यशपाल हुए। नेक्स्ट आता है किस शहर नगर को नगर महोदय श्री के नाम से जाना जाता है तो कन्नौज को नगर महोदय श्री के नाम से भी जाना जाता है। महिपाल प्रथम को किस अन्य नाम से भी जाना जाता है तो क्षितिपाल के नाम से भी जाना जाता है महिपाल को। नेक्स्ट है महिपाल प्रथम के समकालीन विद्वान क्षेमेश्वर के किस ग्रंथ में महिपाल की राष्ट्रकूटों के विरुद्ध कर्नाट विजय का विवरण मिलता है तो चंड कौशिकम नाटक में इनके बारे में बताया गया है। चंड कौशिकम नाटक में। अगला वंश हमारे पास आता है परमार वंश। ये भी राजपूत वंश है परमार वंश। इसके बारे में देखते हैं तो परमार का शाब्दिक अर्थ क्या है तो शत्रुओं को मारने वाला या नाश करने वाला, इसको परमार बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है किस ग्रंथ में परमारों की उत्पत्ति आबू पर्वत जिसको अवरुद्धाचल स्थित गुरु वशिष्ठ के क्या बताया गया? गुरु वशिष्ठ के अग्निकुंड से बताई गई है तो चंद्रबरदाई कृत, पृथ्वीराज रासो तथा पदम गुप्त कृत
नव शहंशाह चरित में इनके बारे में बताया गया। अग्निकुंड से उत्पत्त ये राजवंश है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपके पास, पीएस गांगुली ने परमारों की उत्पत्ति किस राजवंश से संबंधित बताया? तो राष्ट्रकूटों से बताई है। किसने? पीएस गांगुली ने। हलायुद्ध कृत पिंगल सूत्रवृत्ति में परमाणु की उत्पत्ति रूप स्वीकार किया है किससे? ब्रह्मक्षत्र कुलीन वंश से। किससे? ब्रह्मक्षत्र कुलीन से। नेक्स्ट है, परमार वंश के इतिहास जानने का महत्वपूर्ण ग्रंथ कौन सा है? अगर जानना चाहते हैं परमार वंश के बारे में तो आप बताएंगे पद्म गुप्त कृत नवसाहसांक चरित। नवसाहसांक चरित में परमाणु की वंशावली के बारे में अच्छे से बताया गया। जिसको लिखा किसने? पद्मगुप्त ने लिखा है। परमार वंश का संस्थापक किसे माना जाता है? तो उपेंद्र या कृष्णराज को परमार वंश का संस्थापक माना जाता है। किसको? उपेंद्र या कृष्णराज को। फिर अगला क्वेश्चन आता है आपके पास, परमार वंश के मुख्य धारा वाले शासकों की राजधानी क्या थी? तो धारा नगरी मध्य प्रदेश थी। क्या थी? धारा नगरी मध्य प्रदेश थी। फिर अगला क्वेश्चन आता है आपके पास, परमार प्रारंभिक दौर में किसके अधीन थे? तो राष्ट्रकूटों या प्रतिहारों के अधीन थे प्रारंभिक में। नेक्स्ट है, परमार शासक उपेंद्र को दिग्वर्जन रत्न किस अभिलेख में कहा गया है? तो उदयपुर अभिलेख में उनको द्विज वर्ग रत्न कहा गया है। ठीक है, किसने? उदयपुर अभिलेख में। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है इसके पास, पद्मगुप्त किस परमार शासकों के राजकवि थे? तो बाक्यपति मुंज तथा सिंधुराज के कवि थे। कौन? बाक्यपति मुंज तथा सिंधुराज के कवि कौन थे? पद्मगुप्त थे। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपके पास, राष्ट्रकूट शासक गोविंद तृतीय ने मालवा पर सफल अभियान करके उपेंद्र राज कृष्णराज को किस क्षेत्र का शासक बनाया था? दक्कन का शासक बनाया था। किसका? दक्कन का। किस प्रशस्ति में परमार वंश के शासकों के नाम तथा उनकी उपलब्धियों का वर्णन मिलता है? तो उदयपुर प्रशस्ति में उनका वर्णन और उपलब्धियों का वर्णन मिलता है। परमार वंश का सर्वप्रथम महत्वपूर्ण तथा उन्हें स्वतंत्र स्थिति में लाने वाला शासक कौन था? तो आप बताएंगे हर्ष अथवा सियक द्वितीय था। हर्ष अथवा सियक द्वितीय। हर्ष अथवा सियक द्वितीय ने सौराष्ट्र में राष्ट्रकूट शासक कृष्ण तृतीय के लिए किस चालुक्य वंशी सामंत को परास्त किया था? तो योगीराज द्वितीय को पराजित किया था। किसको? योगीराज द्वितीय को। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपके पास, हर्ष अथवा सियक द्वितीय ने किस राष्ट्रकूट शासक को परास्त कर स्वयं को राष्ट्रकूटों की अधीनता से मुक्त किया था? तो राष्ट्रकूट शासक कोटिक द्वितीय को पराजित करके। नेक्स्ट है आपके पास, हर्ष अथवा सियक द्वितीय ने राष्ट्रकूट शासक कोटिक द्वितीय को किस युद्ध में परास्त किया था? तो नर्मदा नदी के तट पर कालीघुटू या कालीघट्टा युद्ध में उनको पराजित किया था। नेक्स्ट आता है, हर्ष अथवा सियक द्वितीय तथा राष्ट्रकूट शासक कोटिक द्वितीय के मध्य कोलीघुट्टू या कालीघट्टा युद्ध का वर्णन किस अभिलेख में मिलता है? तो नागपुर लेख में मिलता है। नेक्स्ट आता है, हर्ष अथवा सियक द्वितीय किसका पुत्र था? तो परमार शासक बैरी सिंह द्वितीय का पुत्र था। नेक्स्ट है, परमार शासक सियक द्वितीय किसके पुत्र थे? तो आप बताएंगे मुंज अथवा सिंधुराज के पुत्र थे। कौन थे? मुंज अथवा। नेक्स्ट है, परमार शासक सियक द्वितीय के पश्चात उत्तराधिकारी कौन बना? तो आप बताएंगे मुंज बने थे। नेक्स्ट है, परमार शासक मुंज इतिहास में किस नाम से प्रसिद्ध है? तो बाक्यपति मुंज तथा उत्पल राज के नाम से प्रसिद्ध है। नेक्स्ट है, उदयपुर लेख के अनुसार मुंज ने किस शासक को परास्त कर उसकी राजधानी त्रिपुरी को लूटा था? तो कलचुरी शासक युवराज द्वितीय को हराकर उसकी राजधानी त्रिपुरी को लूट लिया था। किसने? मुंज ने। फिर आता है अगला क्वेश्चन आपके पास, हस्तिकुंडी लेख के अनुसार मुंज ने मेवाड़ के किस शासक को परास्त कर उसकी राजधानी आघाट उदयपुर स्थित आहट को लूटा था? तो गुहिल वंशी शासक शक्ति कुमार को पराजित करके उसकी राजधानी को लूट लिया था। किसने? मुंज ने। मुंज ने कौन सा ग्राम ब्राह्मणों को दान किया था? तो बड़िका नामक गांव को मुंज ने ब्राह्मणों को दान में दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास आता है, मुंज का सर्वप्रथम संघर्ष किसके मध्य हुआ था? तो कल्याणी के चालुक्य शासक तैलभ द्वितीय के विरुद्ध हुआ था मुंज का सर्वप्रसिद्ध संघर्ष। नेक्स्ट आता है, मेरुतंकृत प्रबंध चिंतामणि की मुंज प्रबंध
भाग के अनुसार मुंज ने कितनी बार चालुक्य शासक तैलभ द्वितीय को युद्ध में परास्त किया था? तो 6 बार तैलभ द्वितीय को युद्ध में परास्त किया था। मालवा में परमाणुओं की शक्ति का उत्कर्ष किस शासक के शासनकाल में हुआ था? तो बाक्यपति मुंज के शासनकाल में मालवा में परमाणुओं की शक्ति का उत्कर्ष हुआ था। नेक्स्ट आता है आपके पास बाक्यपति मुंज की राजधानी। बाक्यपति मुंज की राज्यसभा में कौन सी विद्वान निवास करते थे? तो आप बताएंगे पद्मगुप्त, धनंजय, हलायुद्ध, धनिक या अमित गति, ये उनके सभा में निवास करते थे। नेक्स्ट है परमार शासक मुंज द्वारा रचित कुछ श्लोक कहाँ संकलित हैं? तो सुभाषित रत्न संदोह में उनके कुछ श्लोक संकलित किए गए हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मुंज ने किस शीर्षक को भूगोल ग्रंथ में लिखा है? तो मुंज प्रतिदेश व्यवस्था को मुंज भूगोल में लिखा है। किस परमार शासक के नेतृत्व में धरा नगरी भारत की साहित्यिक राजधानी बन गई थी? तो बाक्यपति मुंज के शासनकाल में बन गई थी। किस परमार शासक ने अपनी राजधानी को मुंज सागर नामक से तालाब बनवाया था? तो बाक्यपति मुंज ने मुंज सागर नामक एक तालाब बनवाया था अपनी राजधानी में। किस परमार शासक ने गुजरात में मुंजपुर नामक नए नगर की स्थापना की थी? तो बाक्यपति मुंज ने की थी। नेक्स्ट है परमार शासक बाक्यपति मुंज ने कौन सी प्रसिद्ध उपाधियां धारण की थी? तो आप बताएंगे अमोघ वर्ष, पृथ्वी वल्लभ, श्री वल्लभ, कवि मित्र और कवि ब्रस के नाम से उन्होंने उपाधियां धारण की थी। किसने? मुंज ने। बाक्यपति मुंज ने किन स्थानों पर प्रसिद्ध मंदिरों का निर्माण करवाया था? तो उज्जैन, माहेश्वर, धर्मपुरी, ओंकार, मंदाता जगहों पर उन्होंने प्रसिद्ध मंदिरों का निर्माण कराया था। अब हम देखते हैं बाक्यपति मुंज से संबंधित विद्वान और रचनाएं। इधर विद्वान है, इधर रचनाएं। तो पद्मगुप्त ने लिखी है नवसाह सांकचरित। नवसाह सांकचरित ये किसने लिखी? पद्मगुप्त ने। धनिक ने लिखी है 10 रूप लोक और काल निर्णय। धनंजय ने 10 रूपक लिखा है। हलायुद्ध ने पिंगल छंद्र शास्त्र पर मृत संजीवनी नामक टीका तथा अभिधान माला ग्रंथ लिखा है। अमित गति ने सुभाषित रत्न संदोह लिखा है और सोवन ने चतुर्विंशिका स्तुति लिखी है। किसने? सोवन ने। फिर अगला क्वेश्चन आता है परमार शासक मुंज की किस राष्ट्रकूट शासक द्वारा पराजित हुआ था? अगला क्वेश्चन देखते हैं परमार शासक मुंज किस राष्ट्रकूट शासक द्वारा पराजित हुआ था? तो राष्ट्रकूट शासक तैलभ द्वितीय द्वारा पराजित हुआ था। परमार शासक बाक्यपति मुंज के पश्चात कौन उत्तराधिकारी बना था? तो मुंज का छोटा भाई सिंधुराज उत्तराधिकारी बना था। परमार शासक सिंधुराज ने कौन सी उपाधियां धारण की थी? तो आप बताएंगे कुमार नारायण तथा सहसांक अवंतीश्वर, नवशंशांक और मालवराज की उपाधि धारण की थी। नेक्स्ट आता है आपके पास सिंधुराज ने किस समकालीन चालुक्य शासक को पराजित कर अपने खोए हुए प्रदेशों पर पुनः अधिकार कर लिया था? तो सत्याश्रय को हराया था। किसने? सिंधुराज ने। परमार शासक सिंधुराज का विवाह किस राजवंश की कन्या से साथ हुआ था? तो नागवंशी शासक की पुत्री शशि प्रभा के साथ उनका विवाह हुआ था। नेक्स्ट है किस शासक द्वारा सिंधुराज को पराजित होना पड़ा था? तो गुजरात के चालुक्य शासक मूलराज प्रथम के पुत्र चामुंड राय के द्वारा सिंधुराज को पराजित होना पड़ा था। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपके पास परमार शासक सिंधुराज की पराजय की सूचना का प्रमुख स्रोत कहां से मिलता है? तो जय सिंह सूरीकृत, कुमार भूपाल चरित तथा वाड़नगर के लेख से हमको इसकी जानकारी प्राप्त होती है। सिंधुराज की मृत्यु के पश्चात परमार वंश का उत्तराधिकारी कौन बना? तो सिंधुराज का पुत्र भोज बना था। कौन? भोज बना था। परमार शासक भोज की राजनीतिक उपलब्धियों का ज्ञान किस अभिलेख से प्राप्त हुआ है? तो उदयपुर प्रशस्ति से इसकी जानकारी हमको प्राप्त होती है। अब आता है नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास किस परमार वंशीय शासक के शासनकाल में राजनीतिक और सांस्कृतिक दोनों ही दृष्टियों में परमार राज्य की अभूतपूर्व उन्नति हुई थी? तो भोज के शासनकाल में सबसे ज्यादा उन्नति हुई थी। नेक्स्ट है परमार शासक भोज का सर्वप्रथम संघर्ष किस शासक के साथ
हुआ था, तो कल्याणी के चालुक्यों के साथ उनका संघर्ष हुआ था भोज का। नेक्स्ट है, किस शासक ने परमार शासक को पराजित किया था? तो चालुक्य शासक जय सिंह द्वितीय ने परमार शासक को पराजित किया था। भोज का समकालीन चंदेल शासक कौन था? तो अब बताएंगे विद्याधर थे। कौन? विद्याधर थे। फिर आता है नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास, किस अभिलेख के अनुसार भोज ने कोंकण नरेश शासक केशी देव की संपत्ति छीन ली तथा कोहलपुर में अपना सैन्य शिविर लगाया? इस विजय के उपलक्ष्य में भोज ने कोंकण विजय पर भी मनाया था, तो मिराज लेख के अनुसार उनको ये जानकारी प्राप्त होती मिराज लेख से। नेक्स्ट हम देखते हैं, किस शासक ने परमार भोज पर आक्रमण कर परास्त किया था तथा राजधानी धरा नगरी को जला दिया था? तो कल्याणी के चालुक्य शासक सोमेश्वर प्रथम को पराजित किया था। कल्याणी के चालुक्य शासक ने सोमेश्वर प्रथम ने परमार भोज पर आक्रमण किया था और उसे परास्त कर दिया था। नेक्स्ट है, गुजरात के चालुक्य वंशी शासक भीम प्रथम तथा त्रिपुरी के कलचुरी शासक लक्ष्मीकर्ण ने किसके विरुद्ध संघ बनाया था? तो परमार भोज के विरुद्ध संघ बनाया था। जिसने? गुजरात के चालुक्य वंशी शासक भीम प्रथम तथा त्रिपुरी के कलचुरी शासक लक्ष्मीकर्ण ने। हम देखते हैं परमार कालीन कला और साहित्य के बारे में देखते हैं। परमार कालीन कला एवं साहित्य। परमार शासक भोज ने अपनी राजधानी उज्जैन से कहाँ स्थानांतरित करवाई थी? तो धरा नगरी मध्य प्रदेश में उन्होंने स्थानांतरित करवाई थी। धरा में सरस्वती मंदिर के समीप किसने एक विजय स्तंभ स्थापित कराया था? तो परमार भोज ने विजय स्तंभ स्थापित करवाया था। परमार सत्ता पर चरमोत्कर्ष किसके शासनकाल में माना जाता है? तो भोज के शासनकाल में माना जाता है। प्रबंध चिंतामणि के अनुसार भारतीय इतिहास में किस शासक की ख्याति युद्ध विजयों की तुलना में विद्वता तथा विद्या व कला के संरक्षण के रूप में अधिक है? तो राजा भोज की उपलब्धि। नेक्स्ट है, परमार शासक भोज को उसकी विद्वता के कारण कौन सी उपाधि प्रदान की गई थी? कविराज की उपाधि धारण की थी। किसको? भोज को। आईने अकबरी के अनुसार परमार शासक भोज की राज्यसभा में कितने विद्वान निवास करते थे? 500 से अधिक विद्वान उन्होंने निवास करते थे। 500 विद्वान निवास करते थे परमार भोज के राज्यसभा में। भोपाल के दक्षिण पूर्व में 250 वर्ग मील लंबी भोजसर झील का निर्माण किसने करवाया था? तो परमार शासक भोज ने करवाया था। किसने? परमार शासक भोज ने। परमार शासक भोज ने अपने विजयों के उपलक्ष्य में कौन सी उपाधियां धारण की थी? तो मालव चक्रवर्ती के नाम से। किससे? मालव चक्रवर्ती की उपाधि धारण की थी भोज ने। किस शासक ने धरा में सरस्वती कंडावरण, सरस्वती मंदिर तथा भोजशाला, शारदा सदन नामक संस्कृत विद्यालय की स्थापना करवाई थी? तो परमार शासक भोज ने करवाई थी। फिर आता है नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास, किस परमार शासक ने उदयपुर मध्य प्रदेश में नीलकंठेश्वर मंदिर का निर्माण करवाया था? तो परमार शासक भोज ने करवाया था। भोज का सरस्वती कंठावरण काव्य किस देवी की स्तुति से प्रारंभ होता है? तो बाघ देवी की स्तुति से प्रारंभ होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, आद्यधारा निराधारा निरालंबा सरस्वती श्लोक किस शासक की मृत्यु के बाद कहा गया? तो परमार शासक भोज की मृत्यु के बाद कहा गया है। अब नेक्स्ट देखते हैं, परमार भोज द्वारा सृजित ग्रंथ कौन कौन से थे? काव्य ग्रंथ उन्होंने क्या लिखे? कूर्म शतक, श्रृंगार मंजरी, चंपू रामायण, महाकाली विजय, कोदंड काव्य, विद्या विनोद, अवनी कुमार, प्राकृत शोध, व्यवहार मंजरी और श्रृंगार प्रकाश। ये काव्य में लिखा है परमार भोज द्वारा। धर्मशास्त्र में उन्होंने दंड नीति, चारुचर्या, पूर्व मातंड व्यवहार समुच्चय, ये क्या है? धर्मशास्त्र लिखा है। वास्तु और शिल्प शास्त्र में उन्होंने युक्ति कल्परूप और सम्रांगण सूत्रधार, ये 2 वास्तु और शिल्प शास्त्र लिखे हैं। फिर उन्होंने योग शास्त्र में राजमार्तंड अथवा योग सार संग्रह लिखा है, जो कि पतंजलि योग सूत्र का टीका है। ज्योतिष शास्त्र में उन्होंने प्रश्न ज्ञान, आदित्य प्रताप सिद्धांत और राजमार्तंड, राजमृगांक, विद्युजन वल्लभ, ये क्या लिखा है? ज्योतिष शास्त्र पर ग्रंथ लिखे हुए हैं। अलंकार कोश व्याकरण पर उन्होंने सरस्वती कष्टावरण, प्राकृत व्याकरण,
नाम मालिका, सिद्धांत संग्रह, सुभाषित प्रबंध और शब्दानुशासन ये लिखा है। अलंकार कोश व्याकरण लिखा है। चिकित्सा शास्त्र पर उन्होंने आयुर्वेद सर्वस्व, सलिहोत्र ये 2 ग्रंथ चिकित्सा शास्त्र पे लिखे हैं। शैव धर्म पर उन्होंने लिखा है तत्व परीक्षा और शैव दर्शन पर उन्होंने तत्व प्रकाश लिखा है। अब देखते हैं परमार भोज की राजसभा में विद्वान कौन कौन से थे। तो पहले विद्वान थे भास्कर भट्ट। भोज ने इसे विद्यापति की उपाधि दी थी। किसको? विद्यापति की। धनपाल व उभट्ट को मंत्रभास, तिलक मंजरी और पायल लच्छीमाला ये इन्होंने ग्रंथ लिखे थे। फिर तीसरे विद्वान थे दामोदर मिश्र। ये 3 विद्वान परमार भोज की सभा में रहते थे। अब नेक्स्ट देखते हैं परमार वंश का पतन कैसे हुआ, उसको देखते हैं। अगला टॉपिक स्टार्ट होता है परमार वंश का पतन कैसे हुआ, उसको देखते हैं। तो परमार शासक भोज के पश्चात उसका उत्तराधिकारी कौन बना? तो भोज का पुत्र जयसिंह प्रथम बना, जिसका शासनकाल 1055 से 1070 ईस्वी तक रहा। नेक्स्ट आता है किसके द्वारा परमार शासक जयसिंह प्रथम पराजित हुआ था? तो जयसिंह प्रथम पराजित हुआ था किसके द्वारा? कल्याणी के शासक सोमेश्वर द्वितीय के द्वारा। परमार शासक जयसिंह प्रथम के पश्चात उत्तराधिकारी कौन बना? तो बताएंगे उदयादित्य बना। कौन? उदयादित्य। नेक्स्ट आता है परमार शासक उदयादित्य ने किस नगर को बसाया था? तो भिलसा के समीप उदयपुर को बसाया था। नेक्स्ट है परमार शासक उदयादित्य ने चौहान शासक विग्रहराज तृतीय की सहायता से किसे पराजित कर अपनी राजधानी को मुक्त करा लिया था? तो कलचुरी के शासक कर्ण को पराजित किया था। ठीक है। नेक्स्ट आता है उदयादित्य ने किस विजय के उपलक्ष्य में एलोरा की गुफाओं में चित्र बनवाए थे? तो दक्षिण विजय के उपलक्ष्य में एलोरा में चित्र बनवाए थे। नेक्स्ट है आपके पास क्वेश्चन आता है उदयादित्य ने उदय समुद्र नामक तालाब का निर्माण कहाँ करवाया था? तो उदयपुर में करवाया था। उदयादित्य के पश्चात परमार वंश का उत्तराधिकारी कौन बना? तो बताएंगे लक्ष्मण सेन बना। कौन? लक्ष्मदेव। कौन? लक्ष्मदेव। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपके पास लक्ष्मदेव के पश्चात परमार वंश का उत्तराधिकारी कौन हुआ? तो लक्ष्मदेव का छोटा भाई नरवर्मा हुआ था। कौन? नरवर्मा। परमार शासक नरवर्मा की उपाधि कौन सी उपाधि धारण की थी? निर्वाण नारायण की उपाधि किसने धारण की थी? नरवर्मा ने। किस चौहान शासक या चैमान शासक ने परमार शासक नरवर्मा को पराजित किया था? तो चौहान शासक अजय राज तथा उसके पुत्र आल्डोराज ने उसको पराजित किया था। किसको? नरवर्मा को। नेक्स्ट है नरवर्मा के पश्चात परमार वंश का उत्तराधिकारी कौन बना? तो नरवर्मा का पुत्र यशोवर्मा बना। कौन? यशोवर्मा। परमार वंश का अंतिम शासक कौन था? तो जयवर्मन था, जिनका शासनकाल 1143 ईस्वी तक था। नेक्स्ट है परमार शासक यशोवर्मा को किस शासक ने कैद कर लिया था? तो चालुक्य शासक जयसिंह सिद्धराज तथा चौहान शासक आसाराज ने उसको कैद कर लिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपके पास परमार शासक जयवर्मन का उत्तराधिकारी कौन था? तो विंध्यवर्मन था। कौन? विंध्यवर्मन। नेक्स्ट है किस शासक ने परमार शासक को बंदी बनाने के बाद मालवा पर अधिकार के बाद अवंतीनाथ की उपाधि धारण की थी? तो चालुक्य शासक जयसिंह सिद्धराज ने उपाधि धारण की थी। नेक्स्ट है परमार शासक देवपाल ने किस नगर का निर्माण करवाया था? तो देवपालपुरा का निर्माण किसने करवाया था? परमार शासक देवपाल ने। नेक्स्ट है परमार शासक भोज द्वारा निर्मित अभंग मुद्रा में बांग देवी प्रतिमा की वर्तमान में किस संग्रहालय में सुरक्षित रखी गई है? तो ब्रिटिश संग्रहालय में सुरक्षित रखी गई है। नेक्स्ट है दिल्ली सल्तनत के किस सुल्तान ने मालवा को जीतकर दिल्ली सल्तनत में शामिल कर लिया था? तो अलाउद्दीन खिलजी ने। किसने? अलाउद्दीन खिलजी ने। नेक्स्ट है अलाउद्दीन खिलजी ने कब मालवा को विजित कर दिल्ली सल्तनत में मिला लिया था? तो 1305 में उन्होंने दिल्ली सल्तनत में मिला लिया था। अब देखते हैं परमार कालीन प्रसिद्ध मंदिर कौन कौन से थे, उसको देखते हैं। तो पहला मंदिर था नीलकंठेश्वर मंदिर। कौन सा? नीलकंठेश्वर मंदिर, जो कि उदयपुर मध्य प्रदेश में। सिद्धेश्वर मंदिर निवर में है। महाकालेश्वर मंदिर उज्जैन मध्य प्रदेश में। चौबारा डेरा मंदिर चौबारा डेरा में है। बजवाड़ा जैन मंदिर बाजवाड़ा में। पार्वती मंदिर धारा में है।
आदिनाथ जैन प्रतिमा भोजपुर में है। दस भुजाधारी शिव प्रतिमा ये रामगढ़ में है। फिर आता है अगला क्वेश्चन, मानसोल्लास तथा अभिलाषा अभिलाषा सितार्थ चिंतामणि नामक संग्रह जिसमें संगीत व नृत्य पर एक मूल्यवान अनुच्छेद है, किसके द्वारा तैयार किया गया था? तो वत्स भट्ट द्वारा तैयार किया था। किसके द्वारा? वत्स भट्ट के द्वारा। मंदसौर अभिलेख का लेखक कौन है? तो वत्स भट्ट है। कौन? वत्स भट्ट। नेक्स्ट आता है, किस परमार शासक ने काल्पनिक वैज्ञानिक उपकरणों का प्रबंध पर ग्रंथ लिखा था? तो भोज ने लिखा था। नेक्स्ट है, ध्वन्यालोक क्या है? एक साहित्य शास्त्र है। क्या है? एक साहित्य शास्त्र है ध्वन्यालोक। फिर हमारे पास अगला वंश आता है चहमान या चौहान वंश। क्या? चौहान वंश। इसके बारे में कंप्लीट डिटेल देख रहे हैं। नेक्स्ट आता है, चौहान वंश का प्रारंभिक इतिहास तथा वंशावली का ज्ञान किस अभिलेख साक्ष्य से प्राप्त होता है? तो विग्रह राज द्वितीय के हर्ष प्रशस्त अभिलेख से प्राप्त होता है तथा सोमेश्वर के बिजोलिया प्रस्तर लेख से अभिलेख से इसके बारे में, चौहान वंश के बारे में पता चलता है। नेक्स्ट है, चौहानों का प्रारंभिक आविर्भाव किस स्थान से हुआ है? तो जालंग प्रदेश, इसको सपाद लक्ष्य के रूप में जाना जाता है, वहां से हुआ है। नेक्स्ट है, चौहान वंश का सर्वप्रथम उल्लेख किस साहित्यिक ग्रंथ में मिलता है? तो जैनक भट्टकृत पृथ्वीराज विजय में इसका उल्लेख मिलता है। नेक्स्ट है, चौहानों का प्रारंभिक आविर्भाव स्थल जालंग प्रदेश की राजधानी कहाँ थी? तो अक्षात्रपुत्र नागौर में थी। किसमें? अक्षात्रपुर नागौर में। नेक्स्ट है, चौहान वंश का प्रारंभिक इतिहास ग्रंथ अर्ली चौहान डायनेस्टी नामक पुस्तक की रचना किस इतिहासकार ने की है? तो डॉक्टर दशरथ शर्मा ने इस ग्रंथ की रचना की है। नेक्स्ट है, चौहान राजपूत प्रारंभ में किस वंश के अधीनस्थ सामंत थे? तो गुर्जर प्रतिहार वंश के अधीनस्थ सामंत थे। नेक्स्ट है, चौहान चहमान किस देवी देवता के उपासक थे? तो शाकंभरी नामक स्थानीय देवी के उपासक थे। नेक्स्ट है, डॉक्टर दशरथ शर्मा के अनुसार चौहान वंश का संस्थापक आदि पुरुष किसे माना जाता है? तो वासुदेव चौहान को चौहान वंश का संस्थापक माना जाता है। वासुदेव चौहान को किस अभिलेख में सांबर झील का प्रवर्तक या शाकंभरीश्वर कहा गया है? तो बिजोलिया लेख में उनको कहा गया है। नेक्स्ट है, सपाद लक्ष्य से क्या अभिप्राय है? तो बताएंगे 1.25 लाख ग्रामों का क्षेत्र। नेक्स्ट है, सर्वप्रथम अजमेर के उत्तर में सांबर या शाकंभरी क्षेत्र पर किसने अधिकार किया था? तो वासुदेव चौहान ने किया था। नेक्स्ट है, चौहान को किस अभिलेख में बस गोत्रीय ब्राह्मण कहा गया है? तो बिजोलिया लेख में उनको बस गोत्रीय ब्राह्मण कहा गया है। नेक्स्ट है, वासुदेव के पश्चात उसका उत्तराधिकारी कौन बना था? तो सामंतराज बना था। कौन? सामंतराज। नेक्स्ट है, सामंतराज के पश्चात उसका उत्तराधिकारी कौन बना था? तो अजयराज बना था। कौन? अजयराज। नेक्स्ट है, अजमेर नगर की स्थापना एवं अजय मेरू दुर्ग का निर्माण किस चौहान वंशी शासक ने करवाया था? तो अजयराज ने करवाया था। किसने? अजयराज ने। नेक्स्ट है, अजयराज के पश्चात चौहान वंश का शासक कौन बना था? तो विग्रहराज प्रथम और चंद्रराज और गोपेंद्र राज ये चौहान वंश के शासक बने थे। नेक्स्ट है, चौहान वंशी गोपेंद्र राज का पुत्र उत्तराधिकारी दुर्लभ राज प्रथम किस प्रतिहार शासक का सामंत था? तो प्रतिहार शासक वत्सराज का सामंत था। नेक्स्ट है, दुर्लभ राज का उत्तराधिकारी कौन था? तो बताएंगे गुबक प्रथम दुर्लभ राज का उत्तराधिकारी था। फिर अगला क्वेश्चन आता है, किस चौहान वंशीय शासक ने नागब लोकसभा में वीर योद्धा के रूप में प्रसिद्धि पाई? तो गुबक प्रथम ने नागब लोकसभा में वीर योद्धा के रूप में प्रसिद्धि पाई थी। गुबक प्रथम किस गुर्जर प्रतिहार शासक का सामंत था? तो नागभट्ट द्वितीय का सामंत था। कौन? गुबक प्रथम। फिर आता है अगला क्वेश्चन आपके पास, सीकर के हर्षनाथ मंदिर का निर्माण किस चौहान वंशीय शासक ने करवाया था? तो गुबक प्रथम ने हर्षनाथ मंदिर का निर्माण करवाया था। गुबक प्रथम का पुत्र उत्तराधिकारी कौन बना था? तो चंद्रराज द्वितीय बना था। कौन? चंद्रराज द्वितीय, जिसको शशि नरभ भी कहा जाता है, वो उत्तराधिकारी बना था। फिर आता है अगला क्वेश्चन आपके पास, चंद्रराज द्वितीय का पुत्र का उत्तराधिकारी कौन बना था? गुबक द्वितीय बना था।
नेक्स्ट है, किस चौहान वंशी शासक ने अपनी बहन कलावती का विवाह कन्नौज के प्रतिहार शासक भोजराज के साथ किया था? तो गोपक द्वितीय ने किया था। नेक्स्ट है, चौहान तथा प्रतिहार शासक भोज के मध्य घनिष्ठ मैत्री संबंध की जानकारी किस अभिलेख से ज्ञात होती है? तो प्रतापगढ़ लेख से प्राप्त होती है, जो कि राजस्थान में है। नेक्स्ट है, गोपक द्वितीय के पश्चात चौहान वंश का उत्तराधिकारी कौन बना था? तो बताएंगे चंद्रराज, चंदनराज बने थे। कौन? चंद्रराज। चौहान शासक चंद्रराज ने किस क्षेत्र पर विजय प्राप्त की थी? तो बताएंगे दिल्ली पर विजय प्राप्त की थी। पुष्कर झील के किनारे 1000 शिवलिंगों का स्थापना किसने करवाई थी? रुद्रदेव की पत्नी रुद्राणी ने करवाई थी। रुद्र की पत्नी रुद्राणी ने। चंद्रराज के पश्चात चौहान वंश का उत्तराधिकारी कौन बना? तो चंद्रराज का पुत्र बाकापति राज प्रथम बना था। कौन? बाकापति राज चौहान प्रथम बना था। चौहान शासक बाकापति राज को 188 विजयों का श्रेय दिया किस ग्रंथ में दिया गया है? तो पृथ्वीराज विजय में कहा गया है। पृथ्वीराज विजय में। नेक्स्ट है, सर्वप्रथम महाराज की उपाधि धारण करने वाला चौहान वंशी शासक कौन था? तो बताएंगे बाकापति राज था। कौन? बाकापति राज। चौहान शासक बाकापति राज को किस अभिलेख में विंध्यपति कहा गया है? तो बिजोलिया लेख में उनको विंध्यपति कहा गया है। चौहान शासक बाकापति राज ने किस समकालीन शासक से वैवाहिक संबंध स्थापित किए थे? तो चंदेल शासक हर्ष या सियक द्वितीय के मध्य वैवाहिक संबंध स्थापित किए थे। नेक्स्ट देखते हैं, किस चौहान वंशी शासक ने पुष्कर में एक भव्य शिव मंदिर का निर्माण करवाया था? तो बाकवती राज ने उन्होंने पुष्कर में एक भव्य शिव मंदिर का निर्माण करवाया था। अब नेक्स्ट है, चौहान वंश की उत्पत्ति से संबंधित मत को देखते हैं। अग्निवंशीय किसने बताया था? पृथ्वीराज रासो, सूर्य मल्ल मिश्रण और नैसली की ख्याति में इन्होंने अग्निवंशी बताया है। सूर्यवंशी में किस ग्रंथ में बताया? तो पृथ्वीराज विजय, हमीर रासो और हमीर महाकाव्य में उनको सूर्यवंशी बताया गया है। इंद्र के वंशज बताया है रायपाल की सेवाड़ी अभिलेख में मिलता है। क्षत्रिय उनको गौरी शंकर हरिश्चंद्र ओझा ने बताया है। विदेशी बताया है कर्नल जेम्स टार्ड और स्मिथ और क्रुक ने बताया है। ब्राह्मण वंशी डॉक्टर दशरथ शर्मा ने बताया है। अब देखते हैं चौहान कालीन ऐतिहासिक स्रोत कौन कौन से हैं। तो प्राकृतिक स्रोत कौन सा है? विग्रह राजद्युति का हर्ष प्रशस्त लेख, सोमेश्वर का बिजौलिया प्रशस्त लेख, विग्रह राज चतुर्थ का दिल्ली शिवालिक स्तंभ लेख से हमको प्राकृतिक स्रोत चौहान के बारे में मिलता है। अब देखते हैं साहित्यिक स्रोत क्या क्या थे, वहां से हमको चौहान के बारे में क्या मिलता है। तो जैनक भट्ट द्वारा कृत पृथ्वीराज विजय, चंद्रबरदाई कृत पृथ्वीराज रासो, जयचंद्र का हमीर का महाकाव्य, नरपति नाल कृत बीशल देव रासो, वहां से हमको जानकारी प्राप्त होती चौहानों की। अलबरूनी कृत किताब उल हिंद, वहां से भी हमको चौहानों की जानकारी मिलती है। उत्बी हसन निजामी और मिनहाजुद्दीन फरिश्ता आदि का विवरण हमको साहित्यिक स्रोत देता है चौहानों के बारे में। अब आता है नेक्स्ट क्वेश्चन, हमारे पास आता है, सिंहराज के पश्चात उसका पुत्र तथा उत्तराधिकारी किसे माना जाता है? तो विग्रहराज द्वितीय को माना जाता है। विग्रहराज द्वितीय के शासनकाल की विस्तृत जानकारी किस अभिलेख से प्राप्त होती है? तो हर्षनाथ अभिलेख से प्राप्त होती है। नेक्स्ट है, गुजरात के चालुक्य शासक मूलराज प्रथम किससे पराजित होकर कंथा दुर्ग में शरण ली थी? तो विग्रहराज द्वितीय से पराजित हुए थे। कौन? मूलराज प्रथम। नेक्स्ट है, विग्रहराज द्वितीय के पश्चात चौहान वंश का उत्तराधिकारी कौन बना? तो बताएंगे दुर्लभ राज द्वितीय बना। कौन? दुर्लभ राज द्वितीय। किस चौहान शासक को लेखों में दुर्लभ मेरु कहा गया है? तो दुर्लभ राज द्वितीय को दुर्लभ मेरु कहा गया है। नेक्स्ट है, दुर्लभ मेरु शब्द का अर्थ क्या है? जिसकी आज्ञा का उल्लंघन न किया जा सके। नेक्स्ट है, दुर्लभ राज द्वितीय के पश्चात चौहान वंश का उत्तराधिकारी कौन बना? तो गोविंद तृतीय बना था। कौन? गोविंद तृतीय। किस चौहान शासक को बैरिद भट्ट कहा गया है? तो गोविंद तृतीय को बैरिद भट्ट भी कहा गया है। बैरिद भट्ट का अर्थ क्या होता है? तो शत्रुओं को नष्ट करने वाला कहा जाता है। नेक्स्ट है, बाकापति राज द्वितीय ने आघाट के किस शासक को मारकर ख्याति अर्जित की थी? तो गोहिल वंशी शासक अंबा प्रसाद को मारकर उन्होंने ख्याति प्राप्त की थी। नेक्स्ट है,
चामुंड राय को किस ग्रंथ में सुल्तान का हत्यारा कहा गया है? तो प्रबंध कोश में उनको सुल्तान का हत्यारा कहा गया है। किसको? चामुंड राय को। नेक्स्ट है, किस चौहान वंशी शासक ने गुजरात के चालुक्य शासक कर्ण को परास्त किया था? तो दुर्लभ राज तृतीय, जिसको वीर सिंह के नाम से भी जाना जाता है, उन्होंने गुजरात के चालुक्य शासक कर्ण को पराजित किया था। फिर आता है नेक्स्ट क्वेश्चन, चामुंड राय के पश्चात चौहान वंश का उत्तराधिकारी कौन बना? तो चामुंड राय का पुत्र दुर्लभ राज तृतीय उत्तराधिकारी बना था। तो किस ग्रंथ के अनुसार दुर्लभ राज तृतीय मातंगो, जिसको मलेच्छ या मुसलमान के साथ युद्ध करता हुआ मारा गया था? तो पृथ्वीराज विजय में उनको बताया गया है, मुसलमानों के साथ युद्ध करते हुए मारे गए थे। फिर आता है अगला क्वेश्चन, दुर्लभ राज तृतीय के पश्चात चौहान वंश की गद्दी पर कौन आसीन हुआ? तो दुर्लभ राज तृतीय का भाई विग्रहराज तृतीय आसीन हुआ था। नेक्स्ट है, परमार वंश की कन्या राजदेवी का विवाह किस चौहान वंशीय शासक से हुआ था? तो विग्रहराज तृतीय बीशल के साथ उनका विवाह हुआ था। किसने परमार शासक उदयादित्य को सारंग नामक अश्व भेंट किया, जिसकी सहायता से उसने गुर्जर शासक कर्ण पर विजय प्राप्त की थी? तो विग्रहराज तृतीय बीशल को दिया था। फिर आता है अगला क्वेश्चन आपके पास, विग्रहराज तृतीय के पश्चात चौहान वंश का उत्तराधिकारी कौन बना? तो विग्रहराज तृतीय का पुत्र पृथ्वीराज प्रथम बना था। कौन? पृथ्वीराज प्रथम। तो किस चौहान वंशी शासक ने परम भट्टारक महाराजाधिराज परमेश्वर की उपाधि धारण की थी? तो पृथ्वीराज प्रथम ने उपाधि धारण की थी। राजशेखर से प्रबंध कोश में किसे तुर्क सेना का विजेता बताया गया? तो पृथ्वीराज प्रथम को तुर्क सेना का विजेता बताया गया है। तो नेक्स्ट है, किस चौहान वंशीय शासक ने रणथंभौर स्थित जैन मंदिर पर स्वर्ण कलश चढ़ाया था? तो पृथ्वीराज प्रथम ने स्वर्ण कलश चढ़ाया था। पृथ्वीराज प्रथम के पश्चात चौहान वंश का उत्तराधिकारी कौन बना? तो बताएंगे अजय राज बना था। कौन? अजय राज। नेक्स्ट आता है आपके पास, किसने मालवा के परमार शासक नरबर्मन को परास्त किया था तथा उसके सेनापति सुल्लड़ को घोड़े की पीठ पर बांधकर अजमेर ले आया था? तो अजय राज ने। किसने? अजय राज ने किया था। किस शासक के शासनकाल में चौहानों के साम्राज्य का निर्माण काल कहा गया है? तो अजय राज के शासनकाल को चौहानों के साम्राज्य का निर्माण काल कहा गया है। चौहान शासक अजय राज ने किस नगर की स्थापना की थी? तो अजमेर, जिसको अजय मेरू कहा गया है। अजमेर की स्थापना किसने की थी? अजय राज ने। नेक्स्ट है, किसने अजमेर में एक विशाल टकसाल गृह की स्थापना की थी? तो अजय राज ने की थी। किसने? अजय राज ने। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास आता है, किस चौहान वंशी शासक ने श्री अजय देव नामांकित रजत मुद्राओं पर अपनी राजमहिषी सोहमिल देवी, जिसको सोमलवती का भी नाम अंकित करवाया था? तो अजय राज ने करवाया था। किसने? अजय राज ने। नेक्स्ट है, अजय राज के पश्चात चौहान वंश का उत्तराधिकारी कौन बना था? तो आर्डोराज बना था। कौन? आर्डोराज। नेक्स्ट है, किस चौहान शासक ने अपने पुत्र के पक्ष में सिंहासन त्याग कर जीवन के अंतिम दिन पुष्कर तीर्थ की में तपस्या करते हुए व्यतीत किया था? तो अजय राज ने किया था। किसने? अजय राज ने। फिर आता है नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास, किस चौहान शासक ने महाराजाधिराज परमेश्वर और परम भट्टारक की उपाधि धारण की थी? तो आर्डोराज ने की थी। किसने? आर्डोराज ने। नेक्स्ट है, किस शासक ने अजमेर में चंद्रा नदी से आना सागर झील का निर्माण करवाया था? तो आर्डोराज ने करवाया था। किसने? आर्डोराज ने। फिर आता है अगला क्वेश्चन, चौहान शासक आर्डोराज किस धर्म का मतानुयायी था? तो शैव धर्म का मतानुयायी था। किसका? शैव धर्म का। नेक्स्ट आता है, किस चौहान शासक ने पुष्कर तीर्थ में बरहा मंदिर का निर्माण करवाया था? तो आर्डोराज ने करवाया था पुष्कर में बरहा तीर्थ मंदिर का निर्माण। फिर अगला क्वेश्चन आता है आपके पास, चौहान शासक आर्डोराज के समकालीन प्रकांड विद्वान कौन थे? तो देवबोध तथा धर्मबोध सूरी थे। कौन? देवबोध तथा धर्मबोध सूरी। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, चौहान शासक आर्डोराज की हत्या किसने करवाई थी? तो आर्डोराज के बड़े पुत्र जग्गादेव द्वारा करवाई गई थी। आर्डोराज के पश्चात चौहान वंश का उत्तराधिकारी कौन बना? तो आर्डोराज का पुत्र विग्रहराज चतुर्थ बना था। नेक्स्ट है, प्रबंध कोश ग्रंथ में तुरुष्कजित किस चौहान शासक के लिए कहा गया है? तो विग्रहराज चतुर्थ को तुरुष्कजित कहा गया है। नेक्स्ट आता है आपके पास, किस चौहान शासक ने तोमर वंशी शासक तंबर को परास्त कर टिल्लिका, जिसको दिल्ली
अस्सी का हाँसी पर अधिकार कर लिया था, तो विग्रहराज चतुर्थ ने हासिल कर लिया था जीत। नेक्स्ट है, चौहान शासक विग्रहराज चतुर्थ ने किस चालुक्य वंशी शासक को पराजित कर मेवाड़ तथा मारवाड़ पर अधिकार कर लिया था, तो कुमारपाल को पराजित करके किया था। नेक्स्ट है, चौहान शासक विग्रहराज चतुर्थ को किसने कवि बांधव की उपाधि धारण की थी, तो जयनाग भट्ट ने उनको कवि बांधव की उपाधि धारण की थी विग्रहराज चतुर्थ को। नेक्स्ट आता है आपके पास, किस चौहान वंशीय शासक ने हरिकेल नामक नाटक की रचना की थी, विग्रहराज चतुर्थ ने हरिकेल नामक नाटक की स्थापना की थी। नेक्स्ट है, चौहान शासक विग्रहराज चतुर्थ का दरबारी कौन था, तो सोमदेव थे। कौन? सोमदेव थे। सोमदेव ने किस प्रसिद्ध ग्रंथ की रचना की थी, तो ललित विग्रहराज की रचना की थी किसने? सोमदेव ने। नेक्स्ट आता है आपके पास, अजमेर में भव्य सरस्वती मंदिर का निर्माण किस चौहान शासक ने करवाया था, तो आप बताएंगे विग्रहराज चतुर्थ ने करवाया था। चौहान शासक विग्रहराज चतुर्थ इतिहास में किस नाम से प्रसिद्ध है, तो बीशल देव के नाम से प्रसिद्ध है। विग्रहराज चतुर्थ के पश्चात चौहान वंश का उत्तराधिकारी कौन बना, तो आप बताएंगे अपर गांगेय बना था। नेक्स्ट आता है, किसने अपर गांगेय की हत्या कर राजगद्दी पर अधिकार कर लिया था, तो पृथ्वीराज द्वितीय ने कर लिया था। ठीक है, पृथ्वीराज द्वितीय ने। नेक्स्ट आता है आपके पास, पृथ्वीराज द्वितीय की मृत्यु के बाद किसे चौहान वंश का, अगला क्वेश्चन आता है, पृथ्वीराज द्वितीय की मृत्यु के बाद किसने चौहान वंश की सत्ता ग्रहण की थी, तो पृथ्वीराज द्वितीय के चाचा सोमेश्वर ने की थी। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, चौहान वंशी शासक सोमेश्वर का विवाह किसके साथ हुआ था, तो आप बताएंगे त्रिपुरी राजकुमारी कपूर देवी के साथ हुआ था। नेक्स्ट आता है, पृथ्वीराज रासो के अनुसार चौहान वंशी शासक सोमेश्वर की हत्या किसने की थी, तो आप बताएंगे चालुक्य शासक भीम द्वितीय ने सोमेश्वर की हत्या की थी। नेक्स्ट आता है, चौहान शासक सोमेश्वर के पश्चात राज सिंहासन पर कौन आसीन हुआ, तो आप बताएंगे पृथ्वीराज तृतीय। पृथ्वीराज चौहान सिंहासन पर विराजमान हुए। राय पिथौरा किस चौहान वंशी शासक को कहा जाता है, तो पृथ्वीराज चौहान को राय पिथौरा के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि पृथ्वीराज तृतीय थे। प्रसिद्ध कवि चंद्रबरदाई किसकी राज्यसभा में निवास करते थे, तो आप बताएंगे पृथ्वीराज चौहान के राज्यसभा में निवास करते थे। नेक्स्ट आता है, पृथ्वीराज रासो नामक महाकाव्य की रचना किसने की थी, तो आप बताएंगे चंद्रबरदाई ने की थी। किस चौहान वंशी शासक ने धनुर्विद्या में विशेष निपुणता प्राप्त की थी, तो पृथ्वीराज चौहान ने धनुर्विद्या में विशेष निपुणता प्राप्त की थी। पृथ्वीराज तृतीय, जिसे पृथ्वीराज चौहान के नाम से जाना जाता ने किसे पराजित कर राजधानी महोबा पर अधिकार कर लिया था, तो चंदेल शासक परमार्दिदेव को पराजित करके महोबा पर अधिकार कर लिया था। नेक्स्ट है, चौहान तथा चंदेल के मध्य महोबा के युद्ध में आला तथा उदल नामक वीर योद्धा किसकी सहायता के लिए थे, तो चंदेल शासक परमर्दिदेव की सहायता के लिए आगे आए थे। आला और उदल। नेक्स्ट है, पृथ्वीराज चौहान द्वारा जेजाक भुक्ति जो कि बुंदेलखंड के चंदे शासक पर विजय की पुष्टि किस लेख में मिलती है, तो मदनपुर लेख 1182 ईसा पूर्व से। ठीक है। नेक्स्ट है, किस चंदेल शासक को दक्षिणाधिपति कहा जाता है, तो परमर्दी देव को दक्षिणाधिपति कहा जाता है। नेक्स्ट है, चंदेल शासक परमर्दी देव को किस अभिलेख में दक्षिणाधिपति कहा गया है, तो कलिंजर लेख में उनको दक्षिणाधिपति कहा गया है। पृथ्वीराज रासो के अनुसार गहड़वाड़ शासक जयचंद्र की पुत्री का नाम क्या था, तो आप बताएंगे संयोगिता था। नेक्स्ट है, पृथ्वीराज रासो के अनुसार कन्नौज के गहड़वाल वंशी शासक जयचंद्र की पुत्री संयोगिता का अपहरण किसने किया था, तो आप बताएंगे चौहान वंशी शासक पृथ्वीराज तृतीय ने उनका अपहरण किया था। नेक्स्ट आता है, तराइन का प्रथम युद्ध किसके मध्य हुआ था, तो आप बताएंगे पृथ्वीराज तृतीय तथा मोहम्मद गौरी के मध्य हुआ था। नेक्स्ट है, तराइन का प्रथम युद्ध कब हुआ था, तो आप बताएंगे 1191 ईस्वी में तराइन का प्रथम युद्ध हुआ था। फिर अगला क्वेश्चन आता है, तराइन के प्रथम युद्ध में चौहान शासक पृथ्वीराज तृतीय ने किसे पराजित किया था, तो बताएंगे मोहम्मद गौरी को पराजित किया था। नेक्स्ट आता क्वेश्चन आपके पास, तराइन के प्रथम युद्ध में पृथ्वीराज तृतीय के किस सामंत ने मोहम्मद गौरी को बुरी तरह पराजित करने के
करने में मुख्य भूमिका निभाई थी? तो गोविंदराज ने मुख्य भूमिका निभाई थी। तराइन का द्वितीय युद्ध किसके मध्य हुआ था? तो पृथ्वीराज तृतीय तथा मोहम्मद गौरी के मध्य हुआ था। तराइन के द्वितीय युद्ध कब हुआ था? तो बताएंगे 1192 ईस्वी में तराइन का द्वितीय युद्ध हुआ था। तो तराइन के द्वितीय युद्ध में मोहम्मद गौरी ने किसे पराजित किया था? तो चौहान शासक पृथ्वीराज तृतीय को पराजित किया था मोहम्मद गौरी ने तराइन के द्वितीय युद्ध में। अब हम देखते हैं चौहान कालीन प्रमुख विद्वान और ग्रंथ देखते हैं। तो इधर विद्वान है, इधर ग्रंथ है। तो चंद्रबरदाई ने पृथ्वीराज रासो को लिखा है। जनक भट्ट ने पृथ्वीराज विजय लिखा है। जगनिक ने आलाखंड या परमाल रासो लिखा है। प्रहलादन देव ने पार्थ पराक्रम व्योम लिखा है, एक नाटक है जो कि। जयचंद्र ने हमीर रासो महाकाव्य लिखा है। सोमदेव ने ललित विग्रहराज लिखा है। विग्रहराज चतुर्थ ने हरिकेली जो एक नाटक है वो लिखा है। किसने? विग्रहराज चतुर्थ ने। फिर आता है सारंगधर। सारंगधर ने हम्मास रासो लिखा है हम्मार रासो। दलपत विजय ने खुमाड़ रासो लिखा है। नरपति लाल ने विशल देव रासो लिखा है। नालह सिंह ने विजय पाल रासो लिखा है। किसने? नाला सिंह ने। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपके पास। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है तराइन के द्वितीय युद्ध के विजयोपरांत मोहम्मद गौरी ने किन क्षेत्रों पर अधिकार कर लिया था? तो दिल्ली और अजमेर पर अधिकार स्थापित किया था। किस युद्ध के पश्चात भारत भूमि में मुस्लिम सत्ता के लिए मार्ग प्रशस्त कर दिया था? तो तराइन का द्वितीय युद्ध 1192 ईस्वी में। नेक्स्ट है तराइन के युद्ध में पृथ्वीराज तृतीय का सेनापति कौन था? तो खांडेव राव गोविंद राय था। कौन? खांडे राव, जिसको गोविंद राव के नाम से जाना जाता है, तराइन के युद्धों में पृथ्वीराज तृतीय का सेनापति था। फिर आता है अगला क्वेश्चन आपके पास। तराइन के प्रसिद्ध युद्ध स्थल किस स्थान पर स्थित है? तो हरियाणा के करनाल जिले के तरावड़ी में स्थित है तराइन। नेक्स्ट है तराइन के प्रथम युद्ध के समय 1191 ईस्वी में पृथ्वीराज तृतीय का दिल्ली क्षेत्र का सामंत उपराजा कौन था? तो गोविंद राय था। कौन? गोविंद राय। नेक्स्ट है तराइन के द्वितीय युद्ध में किस भारतीय राजा ने मोहम्मद गौरी की सेना की सहायता की थी? तो जमून के राजा विजय देव के पुत्र नरसिंह देव तथा घनौत के राजा ने मोहम्मद गौरी की सहायता की थी। नेक्स्ट हसन निजामी के अनुसार जब मोहम्मद गौरी लाहौर पहुंचा तो पृथ्वीराज तृतीय के पास किसे अपना दूत बनाकर भेजा था? तो कासिम उल मुल्क को दूत बनाकर भेजा था पृथ्वीराज तृतीय के दरबार में। नेक्स्ट है पृथ्वीराज तृतीय की राज्यसभा में निवास करने वाले प्रमुख विद्वान कौन थे? तो जनक भट्ट थे, पृथ्वी भट्ट थे, जनार्दन, विद्यापति गौड़, बागीश्वर, विश्वरूप, चंद्रबरदाई जो कि राजकवि थे। ये क्या थे? पृथ्वीराज तृतीय की राज्यसभा में निवास करने वाले विद्वान थे। फिर अगला क्वेश्चन आता है पृथ्वीराज तृतीय की मृत्यु के पश्चात अजमेर के सिंहासन पर कौन आसीन हुआ था? तो पृथ्वीराज तृतीय के भाई हरिराज सिंहासन पर विराजमान हुए थे। तो चौहान शासक हरिराज को किसने पराजित किया था? तो मोहम्मद गौरी के सेनापति कुतुबुद्दीन ऐबक ने पराजित कर दिया था। अब आता है नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास। किसे राय पिथौरा हिंदू गौरव का अंतिम सूर्य या भारतेश्वर तथा अंतिम हिंदू सम्राट कहा गया है? तो पृथ्वीराज तृतीय को भारतेश्वर या अंतिम हिंदू सम्राट कहा गया है। नेक्स्ट आता है चंदेल वंश। चंदेल वंश के बारे में कंप्लीट डिटेल्स को देखते हैं। तो पहला क्वेश्चन आता है चंदेल वंश में, चंदेल वंश का उत्कर्ष किस क्षेत्र में हुआ? तो आप बताएंगे बुंदेलखंड क्षेत्र में चंदेल वंश का उत्कर्ष हुआ था। बुंदेलखंड का प्राचीन नाम क्या था? तो जेजाक भुक्ति था। जेजाक भुक्ति। पृथ्वीराज साम्राज्य के पतन के पश्चात बुंदेलखंड क्षेत्र के भूभाग पर किस वंश का उदय हुआ? तो बताएंगे चंदेल वंश का उदय हुआ था। जेजाक भुक्ति नाम किस चंदेल शासक के नाम पर पड़ा था? तो जयशक्ति के नाम पर पड़ा था। चंदेल वंश का संस्थापक किसे माना जाता है? तो आप बताएंगे नन्नुक को माना जाता है, जिनका शासनकाल 831 से 845 ईस्वी तक था। नेक्स्ट है बुंदेलखंड के चंदेल किसके अधीनस्थ सामंत थे? तो प्रतिहारों के सामंत थे। नेक्स्ट है किसके नेतृत्व में चंदेलों ने स्वतंत्र सत्ता स्थापित की थी? तो नन्नुक के नेतृत्व में चंदेलों ने स्वतंत्र सत्ता स्थापित की थी।
चंदेल वंश के संस्थापक नन्नुक ने कौन सी उपाधियां धारण की थी? तो नृप तथा महिपत की उपाधि धारण की थी। किसने? नन्नुक ने। नेक्स्ट है, प्रारंभिक चंदेल किस वंश के सामंत थे? कन्नौज के प्रतिहारों के सामंत थे। चंदेल का शासक नन्नुक की राजधानी क्या थी? तो आप बताएंगे खुजराहो थी। नेक्स्ट आता है, चंदेल शासक अपना संबंध किस ऋषि से जोड़ते थे? चंद्रोदय ऋषि से जोड़ते थे। चंद्राते ऋषि से जोड़ते थे। चंदेल शासक नन्नुक के पश्चात क्रम से कौन सा उत्तराधिकारी बना? तो बागपति, जयशक्ति, विजय शक्ति और राहिल, ये उनके वंशज उत्तराधिकारी बने थे। अजयगढ़ का मंदिर तथा महोबा के निकट राहिल सागर का निर्माण किसने करवाया था? तो राहिल ने करवाया था। किसने? राहिल ने करवाया था। अब चंदेल वंश के ऐतिहासिक स्रोत क्या क्या है? तो प्राकृतिक स्रोत और साहित्यिक स्रोत को देखते हैं। तो प्राकृतिक स्रोत तो हमें जानकारी मिलती है खुजराहो लेख छतरपुर से, छतरपुर का लेख मध्य प्रदेश, वहां से मिलता है। मऊ प्रशस्त लेख से मिलता है, और नई हमीरपुर मध्य प्रदेश, यहाँ से जो प्राकृतिक स्रोत हमको मिले हैं वहां से जानकारी प्राप्त होती है। अब साहित्य में कृष्ण मिश्र प्रबोध चंद्रोदय, राजशेखर प्रबंध कोश, वहां से मिलती है। चंद्रबदाई पृथ्वीराज रासो से मिलती है। जगनिक द्वारा परमाल रासो, ये पुस्तकों से हमको चंदेल वंश की जानकारी प्राप्त होती है। नेक्स्ट आता है, चंदेल शासक हर्ष के शासन काल की अवधि क्या थी? तो बताएंगे 900 से 925 ईस्वी था। तो चंदेल शासक हर्ष को किस अभिलेख में परम भट्टारक कहा गया है? तो खुजराहो लोक में चंदेल शासक हर्ष को परम भट्टारक कहा गया है। चंदेल शासक हर्ष ने अपने वंश की कन्या नट्टा देवी का विवाह किसके साथ किया था? तो कलचुरी शासक कोक्कल के साथ। ठीक है, उन्होंने अपनी बेटी का विवाह किया था। चंदेल शासक हर्ष ने स्वयं अपना विवाह किसके साथ किया था? तो चौहान वंश की कन्या कंचुका के साथ किया था। नेक्स्ट देखते हैं, चंदेल शासक हर्ष ने किन दो समकालीन राजवंशों से वैवाहिक संबंध स्थापित किए थे? तो चौहान वंश और कलचुरी वंश से वैवाहिक संबंध स्थापित किए थे। चंदेल शासक हर्ष किस धर्म का अनुयायी था? तो वैष्णव धर्म का अनुयायी था। फिर आता है नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास, चंदेल शासक हर्ष के पश्चात उत्तराधिकारी कौन बना? तो आप बताएंगे यशोवर्मन बना। किस चंदेल शासक ने कन्नौज पर आक्रमण कर प्रतिहार साम्राज्य को समाप्त कर दिया था? तो यशोवर्मन ने, जिसको लक्ष्मण बनवर्मन भी कहा गया है। इन्होंने कन्नौज पर आक्रमण करके प्रतिहार साम्राज्य को समाप्त कर दिया था। किस चंदेल शासक ने राष्ट्रकूटों को कालिंजर का प्रसिद्ध दुर्ग जीत लिया था? तो यशोवर्मन ने राष्ट्रकूटों से कालिंजर का प्रसिद्ध दुर्ग को जीत लिया था। खुजराहो के प्रसिद्ध विष्णु मंदिर चतुर्भुज मंदिर में वैकुंठ मूर्ति की स्थापना किसने करवाई थी? तो यशोवर्मन ने करवाई थी। किसने? यशोवर्मन ने। कई बार यहां से क्वेश्चन बना हुआ है। नेक्स्ट आता है, चंदेल वंश की वंशावली किस अभिलेख में मिलती है? तो खुजराहो लेख से मिलती है। यशोवर्मन के पश्चात चंदेल वंश का उत्तराधिकारी कौन बना? धंग बना। चंदेल शासक धंग के माता पिता का क्या नाम था? तो माता पुष्पा देवी और पिता यशोवर्मन थे। तो चंदेल वंश की वास्तविक स्वाधीनता का जन्मदाता कौन है? तो धंग है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, किस चंदेल शासक ने पूर्ण स्वतंत्रता की घोषणा कर ग्वालियर, काशी, प्रयाग में विजित किया था? तो धंग ने किया था। खुजराहो में भव्य मंदिरों का निर्माण चंदेल शासक ने करवाया था? तो धंग ने खुजराहो में भव्य मंदिरों का निर्माण करवाया था। नेक्स्ट है, महाराजाधिराज की उपाधि किस चंदेल शासक ने धारण की थी? तो धंग ने की थी। किस चंदेल शासक ने प्रयाग स्थित गंगा यमुना के संगम में डूबकर प्राण त्याग दिया था? तो धंग ने। फिर आता है नेक्स्ट क्वेश्चन, खुजराहो में जिननाथ, बैद्यनाथ तथा विश्वनाथ मंदिर का निर्माण किस चंदेल शासक ने करवाया था? तो धंग ने करवाया था। धंग के पश्चात चंदेल वंश का उत्तराधिकारी किसे माना गया? तो गंड को माना गया है। गंड के पश्चात चंदेल वंश का उत्तराधिकारी कौन बना? तो विद्याधर बना। कौन? विद्याधर। चंदेल शासक विद्याधर को मुसलमान लेखक किस नाम से उल्लेखित करते हैं? तो नंद तथा विदा के नाम से उल्लेखित करते हैं। ग्वालियर के कछवा शासक किसे सामंत थे? चंदेलों के सामंत थे। ग्वालियर के कछवा शासक चंदेलों के सामंत थे। नेक्स्ट देखते हैं, चंदेल शासक विद्याधर ने कन्नौज के किस शासक की हत्या की थी? तो राजपाल की हत्या की थी। चंदेल शासक विद्याधर
विद्याधर ने कन्नौज शासक राज्यपाल की हत्या क्यों की थी? तो मुस्लिम आक्रमणकारियों के सामने आत्मसमर्पण करने के कारण उन्होंने उसकी हत्या कर दी थी। विद्याधर ने कन्नौज में किस शासक बनाया था? तो राजपाल के पुत्र त्रिलोचन पाल को शासक बनाया था। किसने? विद्याधर ने। नेक्स्ट आता है, किस चंदेल शासक ने मालवा के परमार शासक भोज तथा कलचुरी शासक गंगेदेव को पराजित किया था? तो विद्याधर ने मालवा के परमार शासक और भोज कलचुरी शासक गंगेदेव को पराजित किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास आता है, किस चंदेल शासक की राज्यसभा में प्रसिद्ध विद्वान कृष्ण मिश्र निवास करते थे? तो कीर्ति वर्मन थे। नेक्स्ट आता है आपके पास, नेक्स्ट किस चंदेल शासक ने परम भट्टारक, परम महेश्वर, श्री कलंजराधिपति की उपाधि धारण की थी? तो परमर्दी देव ने, जिसको परमल के नाम से भी जानता है, उन्होंने ये उपाधियां धारण की थी। चंदेल चौहान संघर्ष का ऐतिहासिक प्रमाण किन किन ग्रंथों से मिलता है? तो सारंगधर पद्धति तथा प्रबद्ध चिंतामणि से हमको इसके बारे में जानकारी प्राप्त होती है। चंदेलों एवं चौहानों के मध्य युद्ध किस नाम से प्रसिद्ध है? तो महोबा का युद्ध चंदेलों और चौहानों के बीच प्रसिद्ध है। आला एवं उदल किस क्षत्रिय शाखा के कुल से संबंधित थे? तो बनापर शाखा से संबंधित थे आला और उदल। नेक्स्ट आता है, किस ग्रंथ में आला को धर्मराज युधिष्ठिर तथा उदल का भीम का साक्षात अवतार कहा गया है? तो जगनिकृत परमाल रासो आला खंड में उनको ये बताया गया है। किस चंदेल शासक को दक्षिणाधिपति या दसाड़ भिलसा के निकट मालवा क्षेत्र कहा गया है? तो परमार्दी देव को कहा गया है। किस तुर्क आक्रमणकारी ने चंदेल राज्य पर आक्रमण कर कालिंजर के दुर्ग पर अधिकार कर लिया था? तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने किया था। किसने? कुतुबुद्दीन ऐबक ने। नेक्स्ट है, चंदेल शासक परमार्दी देव की मृत्यु किस दुर्ग में हुई? तो कालिंजर के दुर्ग में हुई थी। कहां? कालिंजर के दुर्ग में। फिर आता है नेक्स्ट, परमार्दी देव के पश्चात चंदेल वंश का उत्तराधिकारी कौन बना? तो बताएंगे त्रिलोक्य वर्मन बना। कौन? त्रिलोक्य वर्मन। खजुराहो में निर्मित अधिकांश मंदिरों का निर्माण किस चंदेल शासक ने करवाया था? तो अब बताएंगे चंदेल राजवंश। किस राजवंश ने करवाया था? चंदेल राजवंश ने करवाया था। नेक्स्ट है, चंदेलों के प्रसिद्ध प्रशासनिक केंद्र कौन थे? तो अब बताएंगे खजुराहो तथा कालिंजर दो प्रसिद्ध प्रशासनिक केंद्र थे। किसके? चंदेलों के। तो यहाँ पर हमने चारों राजपूत